प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आज हम वन लाइनर अंतर्गत कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय की जो पहला अध्याय है संसाधन एवं विकास, दूसरा अध्याय वन एवं वन्य जीव संसाधन, इन दोनों अध्याय के आज हम वन लाइनर आज के वीडियो से तैयार करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह बताना चाहूँगा, भूगोल की जो पुस्तक है उसका अध्याय 1 संसाधन एवं विकास और दूसरा अध्याय है वन एवं वन्य जीव संसाधन। दोनों अध्याय से 4-4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी वार्षिक परीक्षा में 4-4 नंबर पूछे जाएंगे। तो संभावना है कि कम से कम एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न इन इकाइयों से पूछा जाए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला अध्याय है संसाधन एवं विकास। तो प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है संसाधन कहलाती है। विद्यार्थियों, ध्यान रखना है, परीक्षा में प्रश्न आता है संसाधन किसे कहते हैं। तो प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है संसाधन कहलाती है। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट के द्वारा समझाया गया है प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन को। आप देख सकते हैं प्राकृतिक संसाधन को नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य संसाधन में बांटा गया। नवीकरणीय कौन से होते हैं? जैसे पवन है, जल है, ये संसाधन नवीकरणीय योग्य हैं और ये सतत अथवा प्रवाह है, ये चलते रहते हैं, इनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अनवीकरण में क्या है? अनवीकरण में पुनः चक्रीय, कुछ धातुएं पुनः चक्रीय, इनका उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं, लेकिन एक समय के बाद ये भी खराब हो जाती हैं। और अचक्रीय, जिनका कोई चक्र नहीं होता, यानी एक बार अगर उपयोग कर लेते हैं फिर इनका उपयोग नहीं होता, उन्हें हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अब यहाँ जो नवीकरण योग्य संसाधन में एक और भाग है सतत और जैव। तो सतत का हमने अभी देख लिया था, पवन है, जल है, ये सतत के हैं उदाहरण। और जैव जो संसाधन है उसमें प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। तो प्राकृतिक वनस्पति में जो वन हैं वो आ जाएंगे और वन्य जीव आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जैव संसाधन भी हो गए। अब हम बात करते हैं मानवीय संसाधन की। तो मानवीय संसाधन में सूचनाएं और संस्थाएं, ये भी मानवीय संरचनाएं और संस्थाएं, ये भी मानवीय संसाधन हैं। मात्रा एवं गुणवत्ता, ये मानवीय संसाधन है। चलिए आगे बात करते हैं। समाप्ति के आधार पर संसाधन नवीकरणीय और अनवीकरणीय होते हैं। समाप्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अनवीकरणीय को गैर नवीकरणीय भी कहते हैं। पवन, जल और सौर नवीकरण योग्य संसाधन है। पवन यानी क्या होती है? हवा, वायु। पवन, जल और सौर नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। पेट्रोल, जीवाश्म ईंधन अनवीकरण योग्य संसाधन है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव और अजैव 2 प्रकार में बांटे गए हैं। प्राकृतिक वनस्पति वन संसाधन और वन्य जीव जैविक संसाधन हैं। धातु, भूमि, जल और वायु अजैविक संसाधन है। धातु, भूमि, जल और वायु कैसे संसाधन है? अजैविक संसाधन है। आगे बात करते हैं सतत पोषणीय विकास की। तो सतत पोषणीय विकास यानी कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए जो विकास होता है वह सतत पोषणीय विकास कहलाता है। पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो 1992 में रियो डी जेनेरो, जो ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरो, वहाँ पर 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। रियो डी जेनेरो ब्राज़ील देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। UNCED में क्लब ऑफ रोम ने संसाधनों के संरक्षण की बात कही। आपको ये भी याद रखना है कि संसाधनों के संरक्षण की बात कब कही गई? तो UNCED में क्लब ऑफ रोम में संसाधनों के संरक्षण की बात कही गई। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल पुस्तक किसकी है? सुमिसर की है। और ये कब लिखी? 1974 ईस्वी में लिखी। ब्रुड्सलैंड आयोग रिपोर्ट में संसाधनों के संरक्षण की बात कही गई है। तो हमें याद रखना है, ब्रुड्सलैंड आयोग रिपोर्ट में संसाधनों के संरक्षण की बात कही गई है। हमारा साझा भविष्य पुस्तक संसाधन संरक्षण से संबंधित है। पुस्तक है हमारा साझा भविष्य, यह पुस्तक संसाधन संरक्षण से संबंधित है। आगे आपको ये चित्र दिखाया गया है। इस चित्र के माध्यम से हम प्रतिशत के तौर पर हम देख सकते हैं कि भारत के मुख्य भू आकृतियों के अंतर्गत क्षेत्रों का प्रतिशत
मैदान भारत में 43% हैं, पर्वत 30% हैं और पठार 27% हैं। तो आपको इस ग्राफ के माध्यम से याद रखना है। ये वृत्त चित्र दिया है, मैदान 43% हैं, इसके बाद नंबर आता है पर्वत का 30% है और पठारी क्षेत्र कितना है 27% है। भारत के पठारी क्षेत्र खनिजों एवं जीवाश्म ईंधनों से समृद्ध होते हैं। जो भारत के पठारी क्षेत्र हैं वह खनिजों के और जीवाश्म ईंधनों से समृद्ध हैं। भू आकृति, जलवायु एवं मृदा भौतिक कारक कहलाते हैं। भू आकृति, जलवायु एवं मृदा, इनको हम भौतिक कारक कहते हैं। जनघनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता मानवीय कारक हैं। अगर मानवीय कारक की बात करें तो जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता मानवीय कारक हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगला जो कथन है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार भारत में 33% भूभाग वनों से आच्छादित होना चाहिए। कितना भूभाग वनों से आच्छादित होना चाहिए? 33%। कब कहा गया, कहाँ कहा गया? तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 में। पंजाब हरियाणा में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण का एक प्रमुख कारण है। परीक्षा में प्रश्न आता है कि पंजाब हरियाणा की जो भूमि है उसका निम्नीकरण का कारण बताइए। तो हमें बताना क्या है? अधिक सिंचाई से वहाँ की भूमि का निम्नीकरण हो रहा है कारण। जनक शैल, जलवायु और वनस्पति आदि मृदा बनाने के प्रमुख कारक हैं। मृदा बनाने के प्रमुख कारण क्या है? जनक शैल, जलवायु, वनस्पति आदि मृदा बनाने के प्रमुख कारक हैं। मृदा का निर्माण जैव और अजैव पदार्थों से होता है। मृदा में दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं, जैव पदार्थ भी होते हैं और अजैव पदार्थ भी होते हैं। भारत का उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। उत्तरी मैदान में कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा के दो भाग हैं, पुरानी बांगर जलोढ़ मृदा, पुरानी जो जलोढ़ मृदा होती है उसे बांगर कहते हैं। कथन लिखा हुआ है, बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा वो कहते हैं और खादर नवीन जलोढ़ मृदा को कहते हैं। काली मृदा को रेगर मृदा भी कहते हैं, जिसे हम काली कपासी मृदा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कपास की खेती बहुत अच्छे से होती है। महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम से भरपूर होती है। तो काली मृदा कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम से भरपूर होती है। इसमें ये तत्व अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। काली मृदा बहुत महीन कणों से बनी होती है। महीन से मतलब होता है बारीक, महीन कणों से बनी होती है तथा इसकी नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। काली मृदा को काली कपास मृदा भी कहते हैं। लाल मृदा का रंग लोह धातु के कारण लाल होता है। लाल मृदा का रंग कैसा होता है? लोह धातु की वजह से लाल होता है। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है। लेटराइट मृदा अम्लीय होती है। लेटराइट मृदा काजू की फसल के लिए उपयुक्त होती है। यानी काजू की फसल कौन सी मृदा में होती है? लेटराइट मृदा में होती है। मरुस्थली मृदा रेतीली व लवणीय होती है। वन मृदा पहाड़ी और पर्वतीय प्रदेशों में क्षेत्रों में पाई जाती है। हिमाच्छादित क्षेत्रों में वन मृदा ह्यूमस रहित होती है। यानी जहाँ पर बर्फ से ढके क्षेत्र हैं, हिमाच्छादित क्षेत्र हैं, वहाँ जो वन मृदा है वह ह्यूमस रहित होती है, उसमें ह्यूमस नहीं होता है। आगे बात करते हैं मृदा अपरदन की। तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। और जो भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है उसे उत्खात भूमि, वेटलैंड कहते हैं। अगला कथन है, विस्तृत क्षेत्र में मृदा की ऊपरी परत का जल के साथ घुलकर बह जाना चादर अपरदन कहलाता है। चादर अपरदन कैसे कहते हैं? विस्तृत क्षेत्रों में मृदा की ऊपरी परत, जो ऊपरी परत होती है वह जल के साथ घुलकर बह जाती है, उसी को हम चादर अपरदन कहते हैं। सोपान कृषि यानी कि सीढ़ीदार कृषि मृदा अपरदन को नियंत्रण करती है। मृदा अपरदन इससे कम होता है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार कृषि की जाती है। चंबल बेसिन में उत्खात भूमि को खड्ड भूमि भी कहा जाता है। और भारत के पंजाब हरियाणा राज्य में 80% भूमि पर कृषि होती है।
इस प्रकार से हमने अध्याय 1 जो संसाधन और विकास है उसको समझा। अब हम बात करते हैं अध्याय 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन की। वन एवं वन्य जीव संसाधन, यह अध्याय भी आपका 4 अंक का रहेगा। वार्षिक परीक्षा में 4 अंक के पूछे जाएंगे। वन प्राथमिक उत्पाद कहलाते हैं। भारतीय वन जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। आपको सन याद रखना, 1972। प्रोजेक्ट टाइगर वन्य जीव परियोजना शुरू की गई, कब की गई? वर्ष 1973 में शुरू की गई है। रक्षित वन देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्से में होते हैं। आपको याद रखना, रक्षित वन जो होते हैं वह कुल वन क्षेत्र के कितने होते हैं? 1/3 हिस्से में होते हैं। भारत में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन हैं। भारत में आधे से अधिक वन कैसे हैं? आरक्षित वन हैं। भारत में आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान वन माना जाता है। आरक्षित वन जो होते हैं वह मूल्यवान वन भी होते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। ये प्रश्न पिछले वर्षों में पूछा गया है कि यहाँ पर पूछा गया था कि छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां किन पेड़ों की पूजा करते हैं? तो यहाँ पर उत्तर है महुआ और कदम्ब के पेड़ की पूजा करते हैं। चिपको आंदोलन वनों के संरक्षण से संबंधित है। बीज बचाओ आंदोलन बीजों के संरक्षण से संबंधित है। भारत में स्थायी वन क्षेत्र का मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। भारत में जो स्थायी वन क्षेत्र हैं उसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्थायी वन क्षेत्र हैं। संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव उड़ीसा राज्य ने पास किया। किस राज्य ने पास किया? उड़ीसा राज्य ने पास किया। अब हम बात करते हैं विभिन्न बाघ परियोजनाओं की कि वो कहाँ पर हैं। बाघ परियोजना का नाम और उनके राज्य। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। पिछले वर्ष परीक्षा में आया था मध्य प्रदेश के किसी एक उद्यान का नाम बताना राष्ट्रीय उद्यान का, तो ये उत्तर बांधवगढ़। सरिस्का वन जीव पशु विहार कहाँ पर? राजस्थान में। मानस बाघ रिजर्व आसाम में है। पेरियार बाघ रिजर्व केरल में स्थित है। आगे बात करते हैं वनों और नदी से संबंधित आंदोलन। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वनों के संरक्षण से संबंधित आंदोलन है। बीज बचाओ आंदोलन बीजों के संरक्षण से संबंधित आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन स्थानीय समुदाय के बृहत स्तर पर विस्थापन से संबंधित ये आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन कहलाता है। टेहरी आंदोलन स्थानीय समुदायों के बृहत स्तर पर विस्थापन का मतलब होता है अपने गांव को अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना, विस्थापन कहलाता है। नवदानाई आंदोलन रासायनिक उर्वरकों के बिना विविध फसल का उत्पादन करना। तो रासायनिक उर्वरकों के बिना फसलों का उत्पादन करना किस आंदोलन से संबंधित है? नवदानाई आंदोलन से संबंधित है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 के वन लाइनर समझे हैं। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।